सोचिए, एक रैपर, एक इंजीनियर और एक प्रधानमंत्री। अब सोचिए कि ये तीनों एक ही इंसान हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। नेपाल में ये हकीकत है और उस शख्स का नाम है बालन शाह। तो एक तरफ तो है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिनका काम है बिल्डिंग्स, पुल, मतलब देश का ढांचा तैयार करना। और फिर एकदम दूसरी तरफ वो बन जाते हैं बैलन, एक रैपर जिसकी आवाज ने नेपाल के हिप हॉप सीन, जिसे नेहॉप भी कहते हैं, में आग लगा दी। मतलब एक इंजीनियर और एक रैपर, ये दो दुनियाएं एक साथ कैसे आ सकती हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे इन दो बिल्कुल अलग पहचानों ने मिलकर एक 35 साल के लड़के को दुनिया के सबसे युवा नेताओं में से एक बना दिया। चलिए इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो उनकी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उनके इंजीनियर वाले दिमाग को समझना होगा। ये समझिए कि उनकी राजनीति का पूरा ब्लूप्रिंट यहीं से शुरू हुआ। देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड काफी तगड़ा है। पहले सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली, फिर वो भारत आई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने, और तो और काठमांडू यूनिवर्सिटी से पीएचडी रिसर्च भी की। मतलब ये सिर्फ कागज की डिग्रियां नहीं है, ये दिखाती हैं कि वो हर प्रॉब्लम को ना एक इंजीनियर की तरह देखते हैं, आंकड़ों से, लॉजिक से, सिर्फ खोखले नारों से नहीं। और यही सोच, यही अप्रोच उनके 2022 के मेयर चुनाव के वादों में साफ साफ दिखी। उन्होंने क्या वादे किए? कचरा मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, सरकार में पारदर्शिता। ये सब वो चीजें हैं जो एक इंजीनियर सोचता है, प्रैक्टिकल, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ऐसा लगा जैसे वो शहर के लिए कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हों। और पता है, मेयर बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल वैसे ही काम किया, सिस्टमैटिक तरीके से, डेटा के आधार पर और सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस। उनकी पारदर्शिता और मॉडर्नाइजेशन की कोशिशों ने ना लोगों को पहली बार यकीन दिलाया कि हाँ, राजनीति ऐसे भी की जा सकती है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, काम भी जमीन पर दिखा। आप सोचिए, पहली बार काठमांडू में म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग्स लाइव स्ट्रीम होने लगी। मतलब पूरा शहर देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। फिर जो देख नहीं सकते, उन नागरिकों के लिए खास टैक्टाइल फुटपाथ बनाए गए। बिल्डिंग परमिट का सारा झंझट खत्म, सब कुछ ऑनलाइन। यहाँ तक कि बस स्टॉप भी पारंपरिक पलचा शैली में बनाए। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन ये एक इंजीनियर की बारीक नज़र और एफिशिएंसी को दिखाते हैं। लेकिन देखिए, एक इंजीनियर की सोच होती है सीधी, एक प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन है। पर राजनीति इतनी सीधी नहीं होती है ना। तो उनके इस काम करने के तरीके की जहां एक तरफ खूब तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ इसने बड़े विवाद भी खड़े कर दिए। उनका स्टाइल काफी सीधा और टकराव वाला था। उन्होंने अवैध बनी इमारतों पर बिना सोचे समझे बुलडोजर चलवा दिए। कई भूमिहीन लोगों को बिना कोई दूसरा ठिकाना दिए हटाने की कोशिश की, जिससे लोग बहुत नाराज हुए। और तो और एक बार तो वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सरकारी हेडक्वार्टर्स सिंह दरबार को जलाने तक की धमकी दे डाली। तो ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो बेबाक तो है, पर बहुत ज्यादा विवादित भी। और यही जो बेबाकी है ना, ये जो सिस्टम को चैलेंज करने वाला एटीट्यूड है, ये हमें उनकी दूसरी पहचान तक ले जाता है। मतलब अब बात करते हैं रैपर बैलन की। और ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी, ये उनकी पूरी राजनीतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो बालेन जो हैं, वो नेहॉप यानी नेपाली हिप हॉप की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी एंट्री हुई थी 2013 में। यूट्यूब पर एक रैप बैटल सीरीज आती थी, रॉ बार्स, और वहां उनकी राइटिंग, उनकी आवाज, बस रातों रात वो एक सेंसेशन बन गए। उनका म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, नहीं, वो एक तरह का प्रोटेस्ट था। उनके गाने ना सीधे सीधे पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठाते थे। वो असल में नेपाल के उन लाखों नौजवानों की आवाज बन गए जो सिस्टम से, करप्शन से, पुराने नेताओं से पूरी तरह तंग आ चुके थे। जैसे उनका एक गाना है बलिदान, नाम का मतलब है सैक्रिफाइस। इस गाने में उन्होंने बिना डरे खुलेआम राजनैतिक भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ा दी, और ये गाना इंटरनेट पर वायरल हो गया, आग की तरह फैल गया। यहीं से समझिए उनके पॉलिटिकल करियर की नींव रखी गई। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर की तरह देखना शुरू कर दिया जो सच बोलने से डरता नहीं। तो एक इंजीनियर का लॉजिकल दिमाग और एक रैपर का बागी दिल, इन दोनों ने मिलकर उन्हें मेयर की कुर्सी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचा दिया। चलिए उनके इस तेज रफ्तार राजनीतिक उड़ान पर एक नजर डालते हैं।
उनकी पॉलिटिकल जर्नी की रफ्तार देखिए, सच में किसी रॉकेट जैसी है। 2022 में किसी ने सोचा भी नहीं था और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर बन गए। 2025 आते आते वो देश के बड़े जेन जेड प्रोटेस्ट का चेहरा बन चुके थे। और फिर 2026 में एक बहुत बड़ा फैसला, मेयर पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ज्वाइन की और कुछ ही महीनों में चुनाव में एक ऐसी जीत हासिल की जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। आरएसपी, वो पार्टी उस वक्त अपने फाउंडर के कुछ विवादों की वजह से काफी मुश्किलों में थी। समझिए कि एक मुरझाया हुआ पौधा थी, लेकिन बेलिन के आते ही उस पार्टी में जैसे नई जान आ गई। वो आए और सीधा पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर चेहरा बन गए। लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ गईं। और उनके आने का असर कितना जबरदस्त था, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये चुनावी नतीजा। उन्होंने किसको हराया? 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली जैसे कद्दावर नेता को, और कहा उनके अपने गढ़ झापा 5 में। और ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। जरा वोटों का फर्क देखिए। बालिन को मिले 68,000 से ज्यादा वोट और ओली सिमट गए सिर्फ 19,000 के करीब। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल भूचाल था। 68,348, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नेपाल के संसदीय चुनाव के इतिहास में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं। आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट। ये एक रिकॉर्ड था और ये एक बहुत साफ संदेश भी था। तो बालिन शाह की ये जो जीत है, क्या ये सिर्फ नेपाल की पॉलिटिक्स में एक बदलाव है, या फिर ये पूरी दुनिया की राजनीति के लिए कुछ बड़े संकेत दे रही है? उनके जबरदस्त उदय ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन्स में से एक टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि बालिन शाह की कहानी अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी है। तो आखिर में अगर हम पूछें कि उनकी कामयाबी का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था, तो वो था एक इंजीनियर का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने वाला दिमाग और एक रैपर की निडर एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाज। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाना, उसने एक ऐसा पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया जिसके सामने नेपाल की पुरानी राजनीति टिकी नहीं पाई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बालिन शाह का ये उभार सिर्फ एक अनोखी घटना है जो नेपाल के खास माहौल में ही हो सकती थी, या क्या ये दुनिया भर के उन नए युवा नेताओं के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है जो टेक्नोलॉजी, आर्ट और सच बोलने के दम